रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। लाइट जो होती है रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों शो करती है। तो रिफ्लेक्शन फिनोमिना मिरर के द्वारा दिया जाएगा। तो आपके इस लेसन के अंदर लाइट और लाइट से जो रिफ्लेक्ट करते हैं वो है मिरर, आपके कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर पूरे कोर्स में है। कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर किस प्रकार की इमेज बनाते हैं, किस प्रकार से रिफ्लेक्शन शो करते हैं, उनके यूज क्या है ना। और रिफ्रैक्शन जो शो करते हैं वो है आपके लेंस। तो दोनों लेंस आपके कोर्स में है, कॉन्केव और कॉन्वेक्स लेंस। वो रिफ्लेक्शन किस प्रकार से करते हैं और उनके यूज क्या है, इमेज किस प्रकार से बनती है ना। ये पूरा आपका लेसन है। फिर इनको कंबाइन किया जा सकता है लेंस को। तो पावर जो होती है वो लेंस की वो है। ये आपका पूरी आउटलाइन है लेसन की कि आपके लेसन में क्या है ना। तो लाइट है, लाइट का फर्स्ट फिनोमिना रिफ्लेक्शन है। रिफ्लेक्शन मिरर के द्वारा होता है तो कॉन्केव कॉन्वेक्स मिरर, और रिफ्लेक्शन लेंस के द्वारा होता है तो आपका कॉन्केव और कॉन्वेक्स लेंस दोनों। और इनकी इमेज फॉर्मेशन टाइप है ना, वो सभी फॉर न्यूमेरिकल। ये आपका पूरा लेसन की आउटलाइन समरी है कि इस लेसन में आपको इम्पोर्टेंट क्या क्या चीज पढ़नी है। फर्स्ट थिंग आ जाते हैं अपन लाइट पे। लाइट से आप क्या समझते हैं, लाइट क्या है ना। देखो, इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच अनेबल अस टू सी। ये एक प्रकार की एनर्जी है। क्या है, एनर्जी है विच अनेबल अस टू सी। इसके बिना आप देख नहीं पाएंगे। अब आप देखते कैसे हैं, है ना। अनेबल अस टू सी द फॉर्म ऑफ एनर्जी, द लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच अनेबल अस टू सी एनीथिंग इन आवर सराउंडिंग। आपकी सराउंडिंग में कोई भी चीज है उसको अगर आप देखना चाहें तो आपके लिए जो रिक्वायर्ड चीज है वो है आपकी लाइट। ये प्रकार की एनर्जी, बिना इसके आपको कोई चीज नहीं दिखेगी। अब ऐसा जैसे जैसे कोई चीज आपको दिखती क्यों है, लाइट कहाँ हेल्प करती है। तो लाइट ये करती है कि जैसे ये कोई ऑब्जेक्ट है, कोई सा भी ऑब्जेक्ट हो, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर सनलाइट गिरती है, लाइट गिरती है, सनलाइट हो या आर्टिफिशियल हो, कोई सी भी लाइट गिरती है, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट उस लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। और ये रिफ्लेक्ट लाइट आपकी आईज में अगर आ जाती है तो वो ऑब्जेक्ट आपको दिखेगा, अदरवाइज वो ऑब्जेक्ट आपको नहीं दिखेगा। सिंपल एग्जांपल, जैसे आप कमरे में बैठे हैं तो कमरे के अंदर आपकी जितनी भी चीजें पड़ी है वो आपको इसलिए दिख रही है क्योंकि वहां पे लाइट गिर रही है, और लाइट गिरने के बाद रिफ्लेक्ट होती है और रिफ्लेक्ट होकर आपके आईज तक पहुंच जाती है, तो आपको दिख रही है। आप बैठे हैं और आपके जस्ट पीछे, चेयर के पीछे किसी ने कुछ चीज रख दी तो वो आपको नहीं दिखेगी। क्यों, क्योंकि लाइट तो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर भी गिर रही है, और वहां से जब वो रिफ्लेक्ट होती है तब वो आईज के पास नहीं पहुंच पाती है, आपके आईज में डायरेक्ट नहीं एंटर हो रही है। तो नहीं एंटर हो रही है तो वो हो सकता है आपको नहीं दिखे। मतलब कमरे में आप खड़े हैं और जस्ट आपके पीछे कोई चीज रख दी जाए तो बिना मुड़े आप उस चीज को हो सकता है नहीं देख पाए। क्यों, क्योंकि वहां पर जो लाइट रिफ्लेक्ट हुई है वो आपके आईज में एंटर नहीं हो पा रही है। ठीक है, तो जैसे कमरे है, कमरे की दीवार है, दीवार के बाहर बहुत सारी चीजें पड़ी है, तो दूसरे घर वालों को वो चीजें दिख रही है पर आपको नहीं दिख रही है। तो उसका रीजन ये है कि वहां पे भी आपको लाइट तो रिफ्लेक्ट हुई, पर दीवार आपका ऑब्स्टेकल है, और दीवार के ऑब्स्टेकल की वजह से वो लाइट रेस, रिफ्लेक्टेड लाइट रेस आपके आईज तक नहीं पहुंच पाती है, और नहीं पहुंच पाती है तो बिल्कुल वो ऑब्जेक्ट आपको नहीं दिखेंगे। इट मीन्स आपको केवल, अगर आपका कमरे में है और बिल्कुल बंद कमरा है, लाइट बंद कर दे तभी आपको ऑब्जेक्ट नहीं दिखेंगे। क्यों, क्योंकि लाइट नहीं है। अब लाइट नहीं है तो ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट किसको करेगा, किसी को ही नहीं करेगा, तो रिफ्लेक्ट नहीं होगा, पर आपके आईज तक लाइट रिफ्लेक्ट होकर नहीं पहुंचेगी तो वो बिल्कुल आपको नहीं दिखेंगे, है ना। तो ये आपको समझ में आ गया, व्हाट डू मीन बाय द लाइट। लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच एनेबल अस टू सी। अब आपको देखने में सहायता कैसे करती है वो भी मैंने बता दिया, किस प्रकार से सहायता करती है। ठीक है ना। नेक्स्ट फिनोमिना जो है वो आपका रिफ्लेक्शन। अब रिफ्लेक्शन कहते हैं किसको है ना, वो भी आपको आना चाहिए। रिफ्लेक्शन क्या होता है, लोअर क्लासेस में आपने पढ़ा होगा रिफ्लेक्शन के बारे में। रिफ्लेक्शन क्या होता है, नेक्स्ट है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट।
जनरली लाइट जो होती है वो शाइनिंग सरफेस से जल्दी रिफ्लेक्ट हो जाती है। दूसरी सरफेस की लाइट को रिफ्लेक्ट तो करती है पर वो चमक नहीं होगी, उनमें शाइनिंग नहीं होगी, है ना। तो रिफ्लेक्ट जो होगा वो क्या होता है, जैसे अगर ये कोई शाइनिंग सरफेस है या रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, कोई सी भी सरफेस हो सकती है ना। इसके ऊपर अगर आप लाइट को डालते हैं और ये बाउंस बैक हो जाए, या है ना, बाउंस बैक का मतलब होता है आप उसके ऊपर लाइट डालेंगे वो वापस रिटर्न हो जाएगी, इसको बाउंस बैक कहते हैं, है ना। तो बाउंस बैक अगर हो जाता है तो इस फिनोमिना को रिफ्लेक्शन कहते हैं। ठीक है, ये लाइट रेस यहाँ से यहाँ पे आ रही है, इसके बीच में आपको एक नॉर्मल डालना है जो इमेजिनरी लाइन होगी 90 डिग्री पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस के, इसको आप नॉर्मल कहेंगे, जो यहाँ पर इसका एंगल बनाती है 90 डिग्री का एंगल बनाती है ना। जब फिनोमिना ऑफ व्हेन ए लाइट रे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की डेफिनेशन क्या होगी, व्हेन ए लाइट रे स्ट्राइक ऑन ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस and the phenomena of bounce back of a light when it fall on a shining surface, that is called reflection of light। इसको डिफाइन इस प्रकार से किया जा सकता है, the phenomena of bouncing back of a light ray that falls on a shining surface, that phenomena is called reflection of light। एक बार और सुन लो, the phenomena of bouncing back of a light ray which falls on a shining surface, that is called रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हिंदी में किस ऐसा कह सकते हैं, अगर कोई लाइट शाइनिंग सरफेस पे स्ट्राइक करती है और स्ट्राइक करने के बाद बाउंस बैक हो जाती है ना, बाउंस बैक होने देने का मतलब जितने एंगल से वो गिरेगी उतने एंगल से वो वापस रिटर्न हो जाएगी, है ना। तो उस फिनोमिना को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। ठीक है, फिनोमिना समझ में आएगा, द बाउंसिंग बैक ऑफ ए लाइट फ्रॉम ए लाइट रे फ्रॉम ए शाइनिंग सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जो लाइट रेस उस शाइनिंग सरफेस पे गिरेगी उस लाइट रेस को इंसिडेंट रे कहते हैं। जो बाउंस बैक हो जाएगी वो रिफ्लेक्टेड रे। जो 90 डिग्री पे आप इमेजिनरी लाइन डालेंगे वो आपका नॉर्मल, ठीक है। और द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल is called angle I, and the angle between reflected ray and the normal is called angle R। ये कहलाएगा angle of incident, angle I angle of incident, angle R is angle of reflection। इन सभी टर्म्स को भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। द लाइट रेस विच फॉल्स ऑन ए शाइनिंग सरफेस दैट इज कॉल्ड इंसिडेंट रे, द लाइट रेस विच बाउंस बैक फ्रॉम ए शाइनिंग सरफेस इज कॉल्ड ए रिफ्लेक्टेड रे, द इमेजिनरी लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द शाइनिंग सरफेस दैट इज कॉल्ड नॉर्मल, द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंड द एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, एक बार और सुन लो, द light rays which falls on a shining surface is called incident ray, the rays which bounce back from a shining surface is called reflected rays, the imaginary line which is perpendicular to the shining surface is called normal, the angle which is between the incident ray and normal is called angle of incidence, and the angle between the reflected ray and the normal is called angle of reflection। ये फिनोमिना है और इसके अंदर की आपकी सारी टर्मिनोलॉजी बिल्कुल आपको आनी चाहिए, क्या क्या टर्मिनोलॉजी इसमें यूज की जाती है। ठीक है, फिर आपको नियम भी आने चाहिए, लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन। बिल्कुल, रिफ्लेक्शन अगर होता है तो किन नियम के आधार पे होता है, उनको आप लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। ये भी आप लोअर क्लासेस में पढ़ चुके हैं। द एंगल I is always equal to angle R. It means the angle of incident is always equal to angle of reflection in the phenomena of reflection। Reflection के दौरान angle of incident और angle of reflection सदैव बराबर होगा। It means अगर आप जितने एंगल से उसको
स्ट्राइक कराएंगे शाइनिंग सरफेस से, उतने ही एंगल से वो बाउंस बैक होगी। इट मीन्स अगर आप शाइनिंग सरफेस पे किसी रिफ्लेक्टिंग जो रेस है, लाइट है, उसको, ये आपका नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे है, और ये रिफ्लेक्टेड रे है। तो इस एंगल से अगर आप 45 डिग्री से इसको स्ट्राइक कराते हैं, है ना, ये शाइनिंग सरफेस है, और आपका जो एंगल है साइन लाइट सरफेस लाइट रेस का, वो अगर 45 डिग्री का है, ये एंगल नहीं, शाइनिंग सरफेस और इंसिडेंट रे का एंगल नहीं, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल अगर 45 डिग्री है, तो जो बाउंस बैक का एंगल होगा वो भी 45 डिग्री होगा, बिल्कुल, ठीक है ना। अगर इसका आप 40 डिग्री ले लेते हैं तो बाउंस बैक एंगल कितना होगा, 40 डिग्री। तो फर्स्ट लॉ है एंगल ऑफ I इज इक्वल टू एंगल R, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ड्यूरिंग द फिनोमिना ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना। यहाँ इन द फिनोमिना ऑफ रिफ्लेक्शन द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये आपका फर्स्ट लॉ है। सेकंड नियम ये कहता है द नॉर्मल इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे always lie in the same plane, that is आपका, वो आपका सेकंड लॉ है, द नॉर्मल इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे विल ऑलवेज लाई इन द सेम प्लेन, एक ही प्लेन में होगा। ये आपका एक सिंगल प्लेन, ये आपका दूसरा प्लेन, शाइनिंग सरफेस है, शाइनिंग सरफेस का फ्रंट प्लेन, शाइनिंग सरफेस का बैक प्लेन। तो रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल और इंसिडेंट रे ऑलवेज लाइज इन द सेम प्लेन, एक ही प्लेन में होगी। इंसिडेंट रे भी और नॉर्मल भी और एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे भी, ये तीनों एक ही प्लेन में होती है। ये आपका सेकंड लॉ है रिफ्लेक्शन का, है ना, मतलब इनका प्लेन चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि ये रिफ्लेक्ट हो रही है। इंसिडेंट रे जिस प्लेन से आएगी, रिफ्लेक्टेड रे उसी प्लेन में वापस जाएगी, और नॉर्मल भी आपको उसी दिशा में रखना है। ये आपका सेकंड लॉ है रिफ्लेक्शन का। कुछ न्यूमेरिकल्स है जो इसके आधार से आ सकती है, वो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। देखो, अगर आपको एंगल ऑफ इंसिडेंट दिया जाए कभी भी, तो आप एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को निकाल सकते हैं। सिंपल न्यूमेरिकल्स है जो छोटे मोटे क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, जैसे लाइट रे स्ट्राइक ऑन ए शार्पनिंग सरफेस एट द एंगल ऑफ 45 डिग्री, 45 डिग्री, देन व्हाट इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फॉर दैट लाइट रे, देन इट इज आल्सो 45 डिग्री, है ना। तो अगर आपको एंगल ऑफ इंसिडेंट ही दिया जाता है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आप आराम से निकाल सकते हैं। यहाँ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दिया जाता है तो एंगल ऑफ इंसिडेंट को आप निकाल सकते हैं। पर कभी कभी वो ऐसा भी देते हैं कि वो शाइनिंग सरफेस और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल दे देते हैं। तो ये एंगल यहाँ पे क्या होगा, अगर आपका ये एंगल दे दिया जाता है, मान लो उन्होंने कहा 50 डिग्री, 50 डिग्री द इंसिडेंट रे स्ट्राइक टू द शाइनिंग सरफेस विथ एन एंगल ऑफ 50 डिग्री। एंगल ऑफ इंसिडेंट नहीं कहा इन्होंने कहा है कि लाइट रे स्ट्राइक्स ऑन ए शाइनिंग सरफेस विथ एन एंगल ऑफ 50 डिग्री, देन व्हाट इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो जो आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा वो 50 होकर 40 ही होगा। पर कैसे, वो आपको पता होना चाहिए ना। क्वेश्चन क्या था, डायरेक्ट अगर आपको इंसिडेंट एंगल दिया जाता है तो आप डायरेक्ट रिफ्लेक्टेड एंगल दे सकते हैं, क्योंकि इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल इक्वल होता है। पर अगर ऐसा नहीं कहा जाए, वो ये कहे इंसिडेंट रे स्ट्राइक्स ऑन द शाइनिंग सरफेस एट एन एंगल ऑफ 50 डिग्री, देन व्हाट इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो फिर आपको ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कि नॉर्मल और शाइनिंग सरफेस में अपन जानते हैं कितने डिग्री का एंगल होता है, 90 डिग्री का। कितने डिग्री का एंगल होता है, 90 डिग्री का। तो इंसिडेंट रे और शाइनिंग सरफेस का एंगल अगर उन्होंने 50 दिया है तो एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना हो जाएगा, 90 माइनस 50, इट मीन 40 डिग्री का। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना का होगा, 40 डिग्री का। तो क्वेश्चन कैसा आएगा वो आपको समझना पड़ेगा। उन्होंने पूछा क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंट दिया है या एंगल ऑफ इंसिडेंट रे और शाइनिंग सरफेस का बीच का एंगल दिया है। इसको अच्छी तरह से समझने के बाद आप इसका रिफ्लेक्टेड एंगल दे सकते हैं, है ना। तो इंसिडेंट एंगल दिया हो तो बराबर, और अगर इंसिडेंट एंगल नहीं देकर वो शाइनिंग सरफेस और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल देते हैं तो 90 में से आप उसको माइनस कर दें तो वो इंसिडेंट एंगल आ जाएगा, और एंगल ऑफ इंसिडेंट के बराबर आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन
हो जाएगा। तो ये न्यूमेरिकल से जो इसके आधार पे आ सकती है। ये आपका रिफ्लेक्शन कंप्लीट हो गया। टाइप ऑफ इमेज, जो इमेज होती है वो कितने प्रकार की हो सकती है। तो इमेज में बी ऑफ टू टाइप्स, इट मे बी रियल और वर्चुअल। रियल एंड वर्चुअल। द इमेज जो है या तो वो रियल इमेज हो सकती है या वर्चुअल इमेज हो सकती है। द इमेज विच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन ए स्क्रीन, ठीक है, कैन बी obtained on a screen, that is called real image. The image which cannot be obtained on a screen, that is called a virtual image. मतलब वर्चुअल मीन्स वर्चुअली है, जैसे आपकी क्लास अभी वर्चुअली चल रही है, ऑनलाइन चल रही है, मैं फिजिकली ना तो मैं आपके फ्रंट में प्रेजेंट हूँ ना आप मेरे सामने प्रेजेंट है, बट सामने नहीं है पर वर्चुअल है ना। तो वैसा का वैसा यहाँ पे भी वो रियलिटी में कोई इमेज होती नहीं है पर आपको अपीयर होती है, आपको दिखती है ना। तो रियल इमेज ही डालने से रियल इमेज है ना। रियल इमेज ऐसी इमेज होती है जो वास्तव में बनती है ना, और वो आप स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी इमेज को रियल इमेज कहते हैं। ये इमेज जो होती है वो इमेजनरी होती है ना, वो आपको केवल दिखती है, वो होती नहीं है, इसलिए इस इमेज को वर्चुअल इमेज कहा जाता है। ऐसी इमेज जैसे बहुत बार आप देख सकते हैं, जैसे मृगचरिका हिंदी में जिनको कहते हैं मृगचरिका, जैसे रेगिस्तान है, रेगिस्तान में अगर आप चलते जाएंगे तो आपको कहीं कहीं ऐसा आभास होगा दूर कहीं पानी भरा हुआ है या तालाब है, और जब आप चलते जाएंगे तो आपको तालाब कहीं नहीं मिलेगा। ऐसे कभी गर्मियों के सीजन में अगर आप रोड पे चलते हैं तो रोड पे भी आपको गाड़ी में चलते हुए दूर कभी ऐसा दिखेगा पानी भरा हुआ है, वो पर वो पानी वहाँ पे होता नहीं है। ये मृगचरिका है। वैसी की वैसी वर्चुअल इमेज भी होती है। वो इमेज आप कभी भी स्क्रीन पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो इमेजनरी है, ठीक है। रियल जो इमेज होती है वो सदैव तब ऑब्टेन होती है जब टू रिफ्लेक्टेड रेज intersect with each other रियली, है ना। तो रिफ्लेक्टेड रेस अगर वास्तव में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है ना, जैसे अगर आपने कहे कोई मिरर लेंगे, जैसे अपन बाद में अपन मिरर लेंगे, जैसे मिरर है और ये आपकी इंसिडेंट रे है और इंसिडेंट रे होकर रिफ्लेक्ट होकर यहाँ आ गई, तो ये पॉइंट आपका एफ हो गया, है ना। ये वापस एक और आई और ये भी रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पे आ गई, ये पॉइंट आपका है। तो ये दोनों जो रिफ्लेक्टेड रेस है, एक नंबर ए ये और बी ये, जिस पॉइंट पे टकराती है वहां पे आपकी इमेज बनेगी। और वो इमेज क्योंकि यहाँ पे ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेस रियली टकरा रही है आपस में, है ना, रियलिटी में टकरा रही है, इसलिए यहाँ जो इमेज बनेगी वो रियल होगी। और इस इमेज को आप स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं और इसीलिए इसको रियल इमेज कहते हैं, है ना। जब आप दूसरा जो मिरर लेंगे, जैसे कॉन्वेक्स मिरर लेंगे, जैसे ये इमेज आप बाद में पढ़ेंगे, तो इसके अंदर अगर आप पैरेलल रेस लेंगे तो वो रिफ्लेक्ट तो हो जाएगी, पर रिफ्लेक्टेड रेस, दो रिफ्लेक्टेड रेस आपस में मीट कभी करती ही नहीं है ना, वो डाइवर्ट हो जाती है, पर वो अपीयर होती है कि यहाँ पर मीट कर रही है। तो उसको आप डॉटेड लाइन से बताएंगे। तो ये यहाँ पे ये अपीयर हो रही है, वास्तव में मीट नहीं कर रही है, टकराने के बाद वो रेस रिफ्लेक्ट होकर दूसरी जगह जा चुकी है, पर वो आपको अपीयर होगी ऐसा इन दोनों रेस ने यहाँ पर अपने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया है, ये अपीयर होता है। और चूंकि ये अपीयर होता है तो यहाँ पे जो इमेज बनेगी वो भी इमेजनरी होगी और ऐसी इमेज को आप स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर पाएंगे और ये इमेज आपकी वर्चुअल इमेज चलाएगी। तो रियल और वर्चुअल इमेज में आपको डिफरेंस समझ में आ गया। image which can be obtained on a screen or the image which is obtained due to the intersecting of two reflected rays in real, that is called real image. And the image which cannot be obtained on a screen and that is obtained, yeah,
बाय द इंटरसेक्टिंग ऑफ द टू रिफ्लेक्टेड रेज, है ना, अपियर्स टू बी इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट, है ना, दो पॉइंट है वहां पे आपको लगे कि वो इंटरसेक्ट कर रही है पर वास्तव में इंटरसेक्ट नहीं करती है, तो वो जो इमेज बनेगी वो आपकी वर्चुअल इमेज बनेगी। तो आपको इमेज की टाइप समझ में आ गई, रियल एंड वर्चुअल। नेक्स्ट टॉपिक है आपका प्लेन मिरर, है ना, जो मिरर प्लेन हो, कर्व्ड नहीं हो, है ना, उसकी सरफेस कर्व्ड नहीं होनी चाहिए। ऐसा मिरर जिसकी सरफेस बिल्कुल प्लेन हो उसको आप प्लेन मिरर कहते हैं, है ना। जैसे ये मार्कर है तो यहाँ आपका ये ब्लैक बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड बिल्कुल प्लेन है, स्मूथ है, कहीं से भी कर्व नहीं है, तो अगर ये मिरर है तो इसको आप प्लेन मिरर कह सकते हैं। जो दूसरे मिरर्स होंगे जिनको स्फेरिकल मिरर कहते हैं वो कर्व्ड होते हैं, है ना, मुड़े हुए होते हैं, या तो इनवर्ड बेंट है या आउटवर्ड बेंट है ना। पर जो कर्व्ड है वो प्लेन मिरर नहीं है। तो प्लेन मिरर बिल्कुल क्या होता है, प्लेन सरफेस होता है ना, कहीं से भी कर्व नहीं होता है। तो ऐसे मिरर को आप प्लेन मिरर कहते हैं। इस मिरर के अंदर एक साइड में पॉलिश आएगी, और तो ये जो साइड है ये आपकी पॉलिश वाली साइड है, यहाँ पे आपको पॉलिश मिलेगी, है ना। तो जो फ्रंट साइड है वो आपकी रिफ्लेक्टिंग साइड है, यहाँ से लाइट रेज को रिफ्लेक्ट किया जा सकता है। जो आप घर पे यूज करते हैं वो जनरली सारे प्लेन मिरर होते हैं, और जो आप मुंह देखने के लिए यूज करते हैं, है ना, और वो सारे प्लेन मिरर है। उनके अंदर आपकी रिफ्लेक्टेड इमेज आपको दिखेगी। जहाँ जो इमेज बनेगी वो बिल्कुल प्लेन मिरर के अंदर वर्चुअल बनेगी, और वो आप कभी भी स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर पाएंगे। वो वास्तव में इमेज वहाँ होती नहीं है, केवल आपको अपीयर होती है कि वहाँ पे इमेज है, आपकी कोई इमेज मिरर के अंदर नहीं है। तो वो आपकी इमेजनरी है और उसी को वर्चुअल इमेज कहते हैं। तो प्लेन मिरर क्या होता है समझ में आ गया, द सरफेस, द मिरर विच सरफेस इज ए प्लेन, प्लेन सरफेस हो उस मिरर को आप प्लेन मिरर कहते हैं। वन साइडेड पॉलिश होता है और एक साइड इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है ना। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म्ड, जो इमेज फॉर्म होती है उसके या प्लेन मिरर के द्वारा जो इमेज बनती है उनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं। तो जो इमेज प्लेन मिरर बनाता है वो सदैव वर्चुअल होती है। द इमेज विच इज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल, है ना, वो सदैव वर्चुअल होती है। और उसको अगर आप कभी भी स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर पाएंगे, जैसे आपका प्लेन मिरर है, यहाँ आपकी कोई इमेज दिख रहा है, यहाँ पे कोई पर्सन खड़ा है, उसकी इमेज इसके बीच में बन रही है और कोई बीच में आ जाए तो वो इमेज उसके ऊपर नहीं आएगी, है ना, तो वो पर्दे पर प्राप्त नहीं की जा सकती और वर्चुअल इमेज बनेगी। दूसरी जो इम्पोर्टेंट थिंग है वो इरेक्ट, द इमेज विच इज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर इज ऑलवेज डायरेक्ट, वो सदैव सदैव सीधी होगी, है ना। प्लेन मिरर कभी भी इन्वर्टेड इमेज नहीं बनाता है। तो इमेज दो प्रकार की हो सकती है, इरेक्ट और इन्वर्टेड। इरेक्ट का मतलब होता है सीधी इमेज, जैसे अपन खड़े हैं और मिरर के अंदर देखेंगे तो आपका सिर ऊपर ही दिखेगा और पाँव नीचे ही दिखेंगे, है ना, तो ये इरेक्ट इमेज है। पर अगर आप किसी मिरर में देखते हैं और आपके पाँव ऊपर दिखे और सिर नीचे दिखे तो वो इन्वर्टेड इमेज है, जिसको उल्टी इमेज कहते हैं। तो प्लेन मिरर कभी भी इन्वर्टेड इमेज नहीं बनाता है, ये सदैव इरेक्ट इमेज बनाएगा। तीसरी, सेम साइज की इमेज बनाता है, सेम साइज एज ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की अगर हाइट 1 सेंटीमीटर है तो इमेज की हाइट भी 1 सेंटीमीटर होगी। इट मीन्स हाइट या साइज इज of the image is same as that of the shape and size of an object। तो ऑब्जेक्ट की जैसी शेप साइज है वैसी की वैसी शेप साइज आपकी इमेज की भी होगी। ये भी एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है प्लेन मिरर की इमेज का। तो प्लेन मिरर जब सदैव इमेज बनाता है वो सदैव सेम साइज की होगी जैसा ऑब्जेक्ट है। चौथा इसका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि इसमें डिस्टेंस ऑफ इमेज, है ना, डिस्टेंस ऑफ इमेज बिहाइंड द मिरर is always equal to the distance of object in front of mirror।
मतलब आप मिरर के कितना, जैसे आपको एक सिंपल एक्सप्लेन कर सकते हैं, ये प्लेन मिरर है आपका, और इसके बाद आपने चेस बोर्ड रख दिया जिसके अंदर कहीं कहीं जो आपके कलरफुल है, ये आपके कलर वाले हैं, है ना, और कहीं कहीं कलर नहीं है। तो अगर आप ऑब्जेक्ट को यहाँ रखेंगे, इस वाले कॉर्नर में ऑब्जेक्ट को रखेंगे, तो आपको मिरर के अंदर भी सेम टू सेम ऑब्जेक्ट कहाँ दिखेगा, यहीं दिखेगा। इमेज भी कहाँ दिखेगी आपको, यही इमेज दिखेगी। मतलब ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस इक्वल होती है। इट मीन्स आप मिरर से कितना दूर खड़े हैं, जितना दूर आप मिरर से जाएंगे, आपकी इमेज भी मिरर के अंदर उतनी ही दूर जाएगी। इट मीन्स डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज ऑलवेज सेम टू द डिस्टेंस ऑफ इमेज इन द मिरर। आपका ऑब्जेक्ट मिरर के फ्रंट में रहेगा और इमेज सदैव बिहाइंड द मिरर बनेगी, मिरर के पीछे की तरफ बनेगी। ऑब्जेक्ट सदैव फ्रंट में रहेगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे, और इमेज बनेगी पीछे। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है वो इसका इट्स शो लेटरल इन्वर्जन। द प्लेन मिरर ऑलवेज शो लेटरल इन्वर्जन। इट मीन्स लेफ्ट साइड आपको राइट साइड दिखेगी और राइट साइड आपको लेफ्ट साइड दिखेगी, और दिस फिनोमिना इज कॉल्ड एज लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन, द प्लेन मिरर ऑलवेज शो लेटरल इन्वर्जन। प्लेन मिरर सदैव लेटरल इन्वर्जन को शो करते हैं। अगर आप राइट हैंड को राइज करेंगे और प्लेन मिरर में देखेंगे, तो आपको प्लेन मिरर के अंदर ऐसा लगेगा कि वो लेफ्ट हैंड राइज किया गया है, और अगर लेफ्ट हैंड को राइज करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि राइट हैंड को राइज किया गया है, और इस फिनोमिना को लेटरल इन्वर्जन कहते हैं। तो ऑल द प्लेन मिरर शो लेटरल इन्वर्जन। तो लेटरल इन्वर्जन बिल्कुल वो शो करते हैं। ये आपका प्लेन मिरर है। प्लेन मिरर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका स्फेरिकल मिरर। नेक्स्ट टॉपिक इज ए स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं, है ना, द मिरर विच शेप इज स्फेरिकल, है ना, जिसकी शेप स्फेरिकल है वो मिरर क्या कहलाएगा, स्फेरिकल मिरर। जैसे प्लेन मिरर कौन सा है, जिसकी शेप प्लेन है, जो प्लेन है वो प्लेन मिरर। एंड स्फेरिकल मिरर आर स्फेरिकल इन शेप। ये इस प्रकार का होता है, ठीक है ना, ये स्फेरिकल शेप का होता है, और इसीलिए आप इसको स्फेरिकल मिरर कहते हैं। तो द मिरर विच शेप इज स्फेरिकल, दैट इज कॉल्ड स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर की डेफिनेशन है, आप इस स्फेरिकल मिरर को आप कट कर सकते हैं, एक पार्ट ऐसे, है ना, दूसरा स्फेरिकल मिरर बनाए तो उसका पार्ट ये कट कर लें। ये इसका सेंटर है। चूंकि ये होलो स्फीयर है तो इसका बिल्कुल सेंटर होगा, है ना। यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाएगी, रेडियस आर, है ना। यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो भी आपकी रेडियस, और ये आपका स्फेरिकल मिरर का सेंटर, जिसको रिप्रेजेंट करेंगे अपन टी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये स्फेरिकल मिरर्स है। अब इन स्फेरिकल मिरर्स को अगर आप एक साइड से काट देते हैं तो स्फेरिकल मिरर दो प्रकार के बन जाएंगे। एक बनेगा आपका कॉनकेव मिरर, और दूसरा बनेगा कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर। इस पार्ट को कंसीडर करो आप, यहाँ से आप इसको काट देते हैं, ए एंड बी, है ना। तो ये आपका इस पार्ट में, और उस पार्ट को यहाँ पे लेके आ जाओ, ए और सी। इस पार्ट को आप कंसीडर करें, ए एंड बी को, ए और बी को नीचे ले आए, ये आपका ए एंड बी,
ठीक है। स्पेरिकल मिरर का एक पार्ट, और इस स्पेरिकल मिरर का सेंटर कहाँ हुआ, इस साइड में ऐसे कट किया है आपने, ये यहाँ पे लेके आ गए अपन, ठीक है। इसके अंदर आपको पॉलिश जो है वो इंसाइड करनी है, ठीक है। ये आपकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है जो किसी भी रेस को क्या करेगी, रिफ्लेक्ट करेगी फ्रंट साइड, ठीक है। अब इधर देखो, इस पार्ट को भी आपको यहाँ पे रिप्लेस करना है, ये पार्ट यहाँ पे आ गया, ठीक है, ए और बी, ठीक है। इसमें आपको जो पॉलिश करनी है वो इस साइड में करनी है। इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ रहेगा, फ्रंट में, ये सी, और ये आपकी एक लाइन रहेगी, और इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये आपका रिफ्लेक्शन, इस प्रकार का लाइट रे का रिफ्लेक्शन हो रहा है, और इसमें लाइट रे का रिफ्लेक्शन इस प्रकार से हो रहा है। इनके अंदर देखो, ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है, ये भी कॉनकेव मिरर है। तो कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर आर द पार्ट ऑफ एन स्पेरिकल मिरर। स्पेरिकल मिरर का एक पार्ट होता है, उस स्पेरिकल मिरर को अगर आप एक टुकड़े में तोड़ देंगे तो आपका कॉन्वेक्स, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर बनता है। डिपेंड करता है कि जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो कर्ड इनवर्ड है या कर्ड आउटवर्ड है ना। जैसे कर्ड है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, अब रिफ्लेक्टिंग सरफेस जैसे चम्मच देखोगे, जैसे चम्मच इस प्रकार से होता है, तो यहाँ पे अगर ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्ड इनवर्ड। अगर आप रिफ्लेक्टिंग सरफेस इसको मानते हैं तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्ड आउटवर्ड, जैसा क्या होता है यहाँ पे, है ना। दिस इज द स्पेरिकल मिरर, एज पार्ट ऑफ एन स्पेरिकल मिरर whose reflecting surface is curved inward and that is called concave mirror, है ना। ये डेफिनेशन हो गई। The mirror whose reflecting surface is curved inward. कर्व्ड है अंदर की साइड में, ये कर्व्ड तो है और किसकी साइड में, अंदर की साइड में कर्व्ड है ना। ऐसे मिरर को आप कॉनकेव मिरर कहते हैं। तो डेफिनेशन आपको समझ में आ गई। द मिरर विच इज कर्व्ड या whose reflecting surface is curved inward, है ना, जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड कर्व्ड है उसको आप कॉनकेव मिरर कहते हैं। एंड द स्पेरिकल मिरर whose reflecting surface is curved आउटवर्ड कर्व है, उस मिरर को कॉन्वेक्स मिरर अपन कहते हैं। तो ये दोनों का डिफरेंस भी है, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर का। कॉनकेव मिरर मीन्स द मिरर व्हिच द स्पेरिकल मिरर या द मिरर व्हिच रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड, दैट इज कॉल्ड कॉनकेव मिरर। एंड द मिरर व्हिच रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड आउटवर्ड, दैट इज कॉल्ड ए कॉन्वेक्स मिरर। दूसरी चीज जो आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट देखनी है, फिगर मैंने केवल इसीलिए बनाया कि आपको ये पता रहे, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको आप सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं, है ना। डेफिनेशन अपन टर्मिनोलॉजी अभी पढ़ेंगे पूरी, उन टर्मिनोलॉजी के आधार पे इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होता है कॉनकेव मिरर के लिए फ्रंट साइड में होती है। ये मिरर की फ्रंट साइड है, कौन सी साइड है, फ्रंट, और ये मिरर की बिहाइंड साइड है, पीछे की साइड है। इस मिरर के लिए रिफ्लेक्टिंग सरफेस मिरर है इस साइड में, इसके लिए इसकी फ्रंट साइड क्या हो गई, ये सामने, और ये है बिहाइंड का साइड, पीछे की साइड। समझ में आया, जहाँ पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है वो उसकी फ्रंट साइड और उसके पीछे की साइड जो होती है वो बिहाइंड साइड है। इस कॉनकेव मिरर में रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर है तो ये फ्रंट साइड और ये इसकी बिहाइंड द मिरर। इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस इस तरफ है तो ये फ्रंट साइड और ये बिहाइंड साइड, है ना। इन द कॉनकेव मिरर the center of curvature and focus are in the front of a concave mirror। ये इंपॉर्टेंट है और आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। कॉनकेव मिरर के लिए फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑलवेज प्रेजेंट ऑन द फ्रंट साइड ऑफ द मिरर। कॉनकेव मिरर के फ्रंट साइड में ही सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस होता है, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर के लिए आपका C और F दोनों बिहाइंड द मिरर होते हैं। ये बिहाइंड द मिरर है और वो फ्रंट द मिरर है, ठीक है, समझ में आ गया। तो कॉनकेव मिरर के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस दोनों फ्रंट साइड में होते हैं
और कॉन्वेक्स मिरर के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस दोनों बिहाइंड द मिरर होते हैं, पीछे होते हैं, है ना। ये आपको फिगर बुक में दे रखा है 161 पेज पे, कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर दोनों, उनकी डेफिनेशन समझ में आ गई, उनके फिगर आपको समझ में आ गया, ठीक है ना। तो किस प्रकार से आप फिगर बना सकते हैं और क्या होता है, फिर आपको टर्मिनोलॉजी जो है, जो स्फेरिकल मिरर को पढ़ने से पहले बिल्कुल जिन जिन टर्मिनोलॉजीज का आपको नॉलेज होना चाहिए वो टर्मिनोलॉजीज भी आपको आनी चाहिए। कॉनकेव और कॉन्वेक्स सबके लिए वो सेम रहेगी टर्मिनोलॉजी, एक्सेप्ट फोकस पॉइंट जो दोनों की डेफिनेशन दोनों के लिए डिफरेंट आएगी, अदरवाइज सारी की सारी डेफिनेशन सेम आएगी, ठीक है ना। तो अपन पहला ले लेते हैं पोल, है ना। किसी भी मिरर को आप बनाए और उसका जो सेंटर पॉइंट है ये ए है और ये बी है, ये कॉन्केव हो या कॉन्वेक्स हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्स्ट टर्मिनोलॉजी जो है आपकी पोल, द सेंटर ऑफ एन मिरर, है ना, द सेंटर ऑफ एन कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर इज कॉल्ड पोल, है ना। तो इसकी डिस्टेंस इक्वल होनी चाहिए यहाँ से भी और यहाँ से भी, है ना। ये अगर आपका मार्कर कर्व सतह से और आपका मान लेते हैं इसको कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर है तो इसका सेंटर बीच में, इधर की डिस्टेंस और इधर की डिस्टेंस इक्वल आनी चाहिए। तो जो सेंटर पॉइंट है ना, मिड पॉइंट, यहाँ जिसको अपन मिड पॉइंट भी कह सकते हैं, मिड पॉइंट या सेंटर पॉइंट ऑफ एन मिरर इज कॉल्ड पोल ऑफ दैट मिरर। तो समझ में आ गया पोल क्या होता है, द पोल इज द सेंटर या मिड पॉइंट ऑफ एन कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर। तो दोनों के लिए सेम डेफिनेशन आएगी, भले वो कॉन्केव हो या कॉन्वेक्स हो, जिसका मिड पॉइंट जो है कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर का वो पोल कहलाता है। तो ये फर्स्ट डेफिनेशन हो गई जो आपको पता होना चाहिए, पोल। सेकंड है अपर्चर, अपर्चर का मतलब होता है ये डिस्टेंस, है ना। तो ये अगर आपका मिरर है, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी है, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, द डिस्टेंस बिटवीन द टू एंड पॉइंट ऑफ एन मिरर इज कॉल्ड एन अपर्चर। जो मिरर है उसके जो दो एंड पॉइंट है ए और बी, उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है द डिस्टेंस दैट इज कॉल्ड एन अपर्चर, है ना। कोई भी मिरर हो, भले वो कॉन्केव हो या कॉन्वेक्स हो, उसके जो दो एंड पॉइंट है ए और बी, उन दोनों एंड पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है वो सदैव अपर्चर कहलाता है, उसको आप अपर्चर कहेंगे। तीसरा जो टर्मिनोलॉजी है वो आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो ये मिरर आप पढ़ रहे हो, इसी मिरर के आधार पर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर आ जाएगा। ये आपका मिरर हो गया, तो ये आपका सी, और ये मिरर को आपने अलग कर लिया, है ना। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, द सेंटर ऑफ एन, ये डेफिनेशन इससे आएगी। सेंटर ऑफ कर्वेचर किसका है, स्फेरिकल मिरर का। द सेंटर ऑफ एन स्फेरिकल मिरर हुज दिस मिरर इज ए पार्ट दैट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये मिरर जिस स्फेरिकल मिरर का पार्ट है, उस स्फेरिकल मिरर का जो सेंटर है वो इस मिरर के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। समझ में आया, मतलब ये ए बी, ये आपका मिरर है, ये किसका पार्ट है, इस स्फेरिकल मिरर का। इस स्फेरिकल मिरर का सेंटर कौन सा है, ये इस मिरर के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है ना। तो द सेंटर ऑफ एन spherical mirror whose this mirror is a part is called the center of curvature of that mirror। समझ में आया, the center of an spherical mirror whose this mirror is a part is called center of curvature of this mirror। ठीक है। नेक्स्ट जो टर्मिनोलॉजी है वो आपकी, इसको आप रिप्रेजेंट करेंगे सी से भी, और इसको 2F भी लिखते हैं, जो बाद में बताएंगे क्यों कहते हैं। सी एंड 2F दोनों इक्विवेलेंट है, सी भी लिख सकते हैं इसको, आपको बुक में कहीं कहीं सी मिलेगा, कहीं कहीं आपको 2F भी मिलेगा। तो सी और 2F आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, सी और 2F क्या होता है, दोनों सेम है। ठीक है। सेकंड जो अगली टर्मिनोलॉजी है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर। डिनोटेड बाय आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर को आप डिनोट करेंगे आर के द्वारा, कैपिटल आर, दैट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर को डिफाइन करेंगे तो द
इसको भी आप इसी से डिफाइन करेंगे, स्फेरिकल मिरर से, क्योंकि ये स्फेरिकल मिरर की रेडियस है ना। तो द रेडियस ऑफ एन स्फेरिकल मिरर हुज दिस मिरर इज ए पार्ट इज कॉल्ड ए रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ दैट मिरर, है ना। जिस स्फेरिकल मिरर का ये मिरर जो आप ले रहे हैं वो पार्ट है, उस स्फेरिकल मिरर की जो रेडियस थी वो इस मिरर के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाती है ना। तो द रेडियस ऑफ एन स्फेरिकल मिरर व्हिच दिस मिरर इज ए पार्ट दैट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ दैट मिरर, है ना। समझ में आ गया। तो इसी का सेंटर इसके लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर और इसी की रेडियस इसके लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाती है। नेक्स्ट जो आता है आपका पोल ए प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस जो है वो सी और सी से निकलने वाली इमेजिनरी लाइन है। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? द इमेजिनरी लाइन विच पासेस फ्रॉम द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ एन मिरर दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। द इमेजिनरी लाइन विच पास, ये इमेजिनरी लाइन, इस इमेजिनरी लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। द इमेजिनरी लाइन विच पासेस फ्रॉम द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ एन मिरर दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। वापस रिपीट कर देते हैं। द इमेजिनरी लाइन विच पासेस फ्रॉम द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ एन मिरर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। इसको प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। लास्ट जो आपका ये बचता है आपको फोकस। फोकस किसको कहते हैं? ये डेफिनेशन दोनों के लिए डिफरेंट आएगी, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के लिए, कि फोकस क्या होता है। दोनों के लिए अपन यही फिगर बना लेते हैं। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है आपका फोकस, जिसको कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? कैपिटल एफ। यहाँ कैपिटल एफ और स्मॉल एफ दोनों अलग अलग है, तो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कैपिटल एफ क्या होता है और स्मॉल एफ क्या होता है। जब आप कॉनकेव मिरर लेते हैं तो कॉनकेव मिरर को आप ऐसा बना सकते हैं, ये पॉलिश साइड है, जिस तरफ पॉलिश की गई है। आपको बता दिया सारी टर्मिनोलॉजी, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ सारी टर्मिनोलॉजी क्या क्या है। यह आपका सी, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर फ्रंट में होगा क्योंकि ये कॉनकेव मिरर है, तो सी आगे है। इस प्रिंसिपल, इसको आप प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, यह तुमको बता दिया अभी। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? सी और पी से जो इमेजिनरी पाइस होती है वो प्रिंसिपल एक्सिस है। ये आपका मिरर है ए एंड बी, ये पोल है जो मिरर का मिड पॉइंट है। अब आपका क्या है, जब कोई प्रिंसिपल एक्सिस के लाइट रेस, ऐसी लाइट रेस जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, वो मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद जिस पॉइंट पर प्रिंसिपल एक्सिस को कट करती है वो पॉइंट फोकस कहलाता है ना। देखो वापस सुन लो, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर लाइट रेस आती है और लाइट रेस मिरर से रिफ्लेक्ट होती है और रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस से जिस पॉइंट पर वो काटती है उस पॉइंट को एफ कहते हैं। इट मीन्स ये आपकी पैरेलल लाइन है जो लाइट रेस आ रही है, ये लाइट रेस है जो बिल्कुल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है और रिफ्लेक्ट होने के बाद ये इसी साइड में आएगी। रिफ्लेक्ट होने के साथ इस पॉइंट पर ये काटती है प्रिंसिपल एक्सिस को, ठीक है। वैसी लाइन इधर से भी बना सकते हैं। ये आपकी पैरेलल लाइन जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है लाइट रेस, और रिफ्लेक्ट होने के बाद ये भी इसी पॉइंट पर काटेगी और इस पॉइंट को आप फोकस कहते हैं। कहाँ बना फोकस? फ्रंट साइड में, फ्रंट साइड में बना। दूसरा, इसका फोकस से रियली दोनों लाइन्स रिफ्लेक्ट होने के बाद एक्चुअली मीट करती है और इसीलिए यहाँ जो इमेज बनेगी वो रियल बनेगी, ठीक है। तो द पॉइंट ऑन अ प्रिंसिपल एक्सिस वेयर द टू लाइन्स, द टू लाइट रेस कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस मीट each other, that is called the focus of concave mirror। ये concave mirror का फोकस है। डेफिनेशन फॉर कॉन्वेक्स मिरर की अलग आएगी। द पॉइंट ऑन ए प्रिंसिपल एक्सिस वेयर the two light rays coming parallel to the principal axis actually meet with each other, that is called focus
of an concave mirror. वापस सुन लो. The point on a principal axis where the two reflected rays actually meet, है ना, that is called principal focus of a concave mirror, है ना. दो पैरेलल रेस आएगी, दो पैरेलल रेस रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्लेक्ट होने के बाद वो इंटरसेक्ट करेगी और वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस पे जहाँ पर है उस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को फोकस कहते हैं. जहाँ पे इमेज जो बनेगी वो रियल इमेज बनेगी फ्रंट साइड में अगर बनती है तो, है ना. बैक साइड में बनेगी तो वो एक्चुअल बनेगी. अब आपका फोकस फॉर कॉन्वेक्स मिरर. तो कॉन्वेक्स मिरर इस प्रकार का होता है कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस बैक साइड में होती है. इसके अंदर भी सारी अपन मेजर कर लेते हैं. ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ये P, ये दोनों पॉइंट A एंड B. इसका C कहाँ होगा? बैक साइड में. ये C, ठीक है. तो उसका C आपने फ्रंट में क्यों लिया, जो मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ क्यों लिया. इसका C आप बैक साइड में क्यों ले रहे हैं, इसको भी वापस एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है. इसको आप पीछे क्यों ले रहे हैं जो आप जानते हैं. फिर इसमें सेम टू सेम डेफिनेशन आएगी, वो कि वही दो पैरेलल रेस आएगी. इसके पैरेलल है, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है. द लाइन्स व्हिच आर कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन. ये रिफ्लेक्शन होकर इस तरह से चली जाएगी. दे अपीयर्स टू मीट एट ए पॉइंट ऑन ए प्रिंसिपल एक्सिस. They appears to meet on a point on the principal axis and that point is called the focus of convex mirror. Appears होती है इसलिए इन लाइन्स को आप डॉटेड बनाएंगे. ठीक है, इनको आपको रोटेड ही बनानी है. ठीक है. तो यहाँ पे जो फोकस है वो बिहाइंड द मिरर आ रहा है. यहाँ जो फोकस आ रहा है फ्रंट साइड में आ रहा है. ठीक है. ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर इन चीजों को आप अच्छे से समझ गए तो आपको न्यूमेरिकल्स करने में दिक्कत नहीं आएगी. इस लेसन में बहुत सारी न्यूमेरिकल्स आती है और सारी इन फिगर से रिलेटेड है, सारी टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड है. टर्मिनोलॉजी कभी नहीं पूछेंगे तुमको. कोई डेफिनेशन टर्मिनोलॉजी या कोई भी क्वेश्चन पेपर में नहीं आती है. बोर्ड एग्जाम में ऐसा नहीं पूछते हैं तुमको सेंटर ऑफ कर्वेचर को डिफाइन करो. बहुत कम चांसेस है कि आपको डेफिनेशन में पूछे. पर अगर आपको इनका नॉलेज नहीं होगा तो आप ना तो इमेज फॉर्मेशन जो होता है वो बना पाएंगे और न किसी भी न्यूमेरिकल्स को सोल्व कर पाएंगे, क्योंकि ये चीजें आपको बहुत कंफ्यूज करेगी बाद में. एफ कहाँ था, एफ इधर था, फ्रंट में था, बैक में था. ये सारी चीजें आपको कंफ्यूज क्रिएट करेगी और बाद में आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, है ना. तो आपको बिल्कुल समझना, अगर आप इस पूरे लेसन को समझ जाते हैं तो कहीं कोई डिफिकल्टी नहीं है. लेसन बहुत इजी है, पर तब जब आप इसको परफेक्ट समझ जाए. ठीक है. तो प्रिंसिपल फोकस दोनों के लिए अलग अलग है ना. द पॉइंट, है ना, व्हेन द टू पैरेलल लाइन्स coming parallel to when the two light rays coming parallel to the principal axis meet at a point on the principal axis, yeah, intersect with each other at a point on a principal axis, that is called focus of concave mirror. And the point, the two light rays coming parallel to the principal axis appears to meet at a point on the principal axis after reflection is called principal focus of the convex mirror. एक लास्ट टॉपिक और बचा इसका जो कर लेते हैं, फिर बात कल कंटिन्यू करेंगे. फोकल लेंथ. फोकल लेंथ जो होती है वो स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं. फोकल लेंथ यहाँ से यहाँ तक आएगी. डिस्टेंस बिटवीन टी एंड एफ, ये एफ डिस्टेंस बिटवीन टी एंड एफ, दैट इज कॉल्ड फोकल लेंथ, है ना. द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड एफ पॉइंट ऑफ एन मिरर इज कॉल्ड फोकल लेंथ ऑफ दैट मिरर, है ना. तो प्रिंसिपल फोकस पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच की डिस्टेंस जो है उसको फोकल लेंथ
कहते हैं। यहाँ पे भी प्रिंसिपल पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच की जो डिस्टेंस है उसको आप फोकल लेंथ कहते हैं। एक क्लास टॉपिक और केवल, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द आर एंड एफ। आर और एफ के बीच में क्या रिलेशनशिप होती है? तो आर और एफ के बीच में रिलेशन होती है आर इज ऑलवेज डबल ऑफ एफ। इसका क्या मीनिंग होता है? इसका मीनिंग ये है कि ये जो सी है, तुमको पहले बताया मैंने, इसको 2f क्यों कहते हैं, जो मैं बाद में बताऊंगा, उसका रीजन यही है। यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है वो होती है f, और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है वो भी होती है f। इक्वलेंट डिस्टेंस आनी चाहिए। द डिस्टेंस बिटवीन सी एंड एफ एंड सी इज इक्वल। सी और एफ के बीच में जितनी डिस्टेंस है उतनी की उतनी डिस्टेंस एफ और सी के बीच में भी होनी चाहिए, तो वो दोनों इक्वल होती है। और एफ और एफ को काउंट कर देते हैं तो 2f होता है, इसीलिए सी को 2f भी कहते हैं, है ना। f प्लस एफ 2f, और इसीलिए इसको 2f भी कहते हैं। तो ये पूरी आपने, ये f है और ये f है, कितने हो गए? 2f। और आप जानते हैं यहाँ से C से इस पोल के बीच की डिस्टेंस को क्या कहते हैं? ये C, और ये आपका मिरर का पोल, ये क्या कहलाती है? R, और ये यहाँ पे क्या है? F और F 2F, तो दोनों इक्वल है। तो R और R जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो 2F के इक्वल होगी, है ना। तो ये रिलेशनशिप है। रेडियस ऑफ कर्वेचर इज द डबल ऑफ फोकल लेंथ। फोकल लेंथ की रेडियस ऑफ कर्वेचर डबल होती है। यहाँ R इज इक्वल टू 2F होता है, ठीक है ना। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ की डबल है, और फोकल लेंथ को इसके आधार पर छोटी छोटी न्यूमेरिकल्स आती है, वो बिल्कुल आपको पता होना चाहिए कि R और 2F कैसे निकाल सकते हैं। फोकल लेंथ दी गई हो तो रेडियस ऑफ कर्वेचर आप निकाल सकते हैं, डबल कर सकते हैं। और रेडियस ऑफ कर्वेचर दी गई है तो आप एफ निकाल सकते हैं और उसको आप आर का आधा कर दें। जैसे अगर आर आपको 30 सेंटीमीटर आर दी गई है तो एफ क्या होगा? 15, और 15 अगर आपको एफ दी गई है तो आर क्या होगा? 13, ठीक है।